हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाय केवी। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि किस प्रकार से ट्रेकिया होती है। तो आप लोगों को इस प्रकार से डायग्राम बना के हम लोगों ने दिखाया था कि ये क्या होती है, ट्रेकिया होती है, जिसमें सी आकार की क्या होती है, इस प्रकार से पास्ती होती है, यानी सी प्रकार की वलय होती है। फिर हम लोगों ने इस ट्रेकिया को दो भागों में बांट दिया, यानी शाहरुख खान और आमिर खान हम लोगों ने बना दिया, और इसे हम लोगों ने क्या बोल दिया था, ब्रोंकाई बोल दिया। फिर हम लोगों ने इन ब्रोंकाई को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया था, और इस प्रकार से हम लोगों ने इसे क्या बोल दिया था, ब्रोंक्यूलिस बोल दिया था। और फिर हम लोगों ने क्या करा, इन ब्रोंक्यूलिस के ऊपर क्या बना दी, गुब्बारे नुमा संरचना बना दी, और इस गुब्बारे नुमा संरचना को हम लोगों ने क्या बोल दिया था, कुपिका बोल दिया था। फिर हम लोगों ने क्या करा, इस कुपिका को इस प्रकार से ब्लड से कांटेक्ट में रखा। ये देखिए, ये सारी क्या है, रक्त नलिकाएं हैं, यानी इन नलिकाओं में क्या बहता है, खून बहता है, ठीक है, रक्त बहता है। चलिए, तो देखिए, इस प्रकार से हम लोगों ने ये रक्त कहाँ पे पहुँचा दिया था, ये घूमता घूमता रक्त कहाँ जाता है, सेल के पास, यानी हमारी कोशिका के पास पहुँच जाता है। ये हम लोगों ने देखा, और फिर हम लोगों ने आगे बात स्टार्ट करी थी, लेकिन वीडियो स्टॉप हो गया। तो अब हम आगे की बात करते हैं कि ये जो कोशिका है, इसमें जो रक्त पहुंचा है, उस रक्त के साथ क्या आई थी बच्चों, ऑक्सीजन आई थी। जब हम लोगों ने इस प्रकार से श्वास को अंदर लिया, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ट्रेकिया से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, ब्रोंक्यूलिस से होते हुए कुपिका तक पहुँची, और कुपिका से ये O2 जो है वो रक्त में मिक्स हुई। रक्त में क्या था, हीमोग्लोबिन था, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन साथ साथ घूमते हुए इस कोशिका तक पहुंचते हैं। तो कोशिका तक कौन पहुंचा, इस कोशिका में ये देखिए, हमें इस प्रकार से कोशिका को बनाना पड़ेगा। ये क्या है, अंदर केंद्रक है, साइड में यहाँ पे क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो देखिए, ये कोशिका के बाहर क्या खड़ा है, हीमोग्लोबिन खड़ा है और ऑक्सीजन है। विसरण की सहायता से ये जो ऑक्सीजन है वो कोशिका के अंदर पहुँच जाती है। ये क्या है, पूरा का पूरा बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या है, कोशिका द्रव्य है, यानी साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य है ये। तो आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं कोशिका द्रव्य। ये क्या था बच्चों, केंद्रक था, ये क्या था, केंद्रक था, और ये क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है वो पहले यहाँ पहुँचती है, यहाँ होते हुए ये ऑक्सीजन पहुँच जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ऑक्सीजन आप लोग कहाँ पहुँचा दो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन पहुँचती है, और यहाँ से क्या करती है, ये एटीपी का निर्माण करती है, यानी ये ऊर्जा का निर्माण कर देती है इस प्रकार से। तो देखिए, एक बार तो श्वसन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी फाइनल जो हमारा श्वसन का मतलब है वो क्या होता है, मैंने कल ही बताया था, ऊर्जा बनाना। तो हमने ऊर्जा बना ली, तो अब जाके हमारा श्वसन क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। लेकिन देखिए, ये मोटी मोटी हम लोगों ने बातें करी है, अभी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है श्वसन की वो हमें करनी बाकी है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। अभी आप लोगों ने थीम सीखी है ओनली कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, अब जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हम श्वास ग्रहण करते हैं, क्या होता है, जब हम श्वास ग्रहण करते हैं तो कितने प्रतिशत CO2 अंदर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इस बात को समझिए, ये तो आप लोगों ने ओनली सिर्फ और सिर्फ श्वसन को समझा है, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे करते हैं वो समझना है। तो देखिए, आप घबराइए मत, बस थोड़ा सा आप लोग इधर ध्यान दीजिए। हम लोगों ने श्वास को अंदर लिया, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन। क्या कहते हैं इस क्रिया को, इंस्पायरेशन। देखिए, अगर आप हिंदी लैंग्वेज में फंसेंगे तो ये निश्वसन ऐसे कुछ करके है, तो इससे अच्छा है आप इन करो, सांस को अपन क्या कर रहे हैं, इन यानी अंदर ले रहे हैं, तो सीधा सा क्या हो गया, इंस्पायरेशन। अब देखिए, बाहर निकाल रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं सांस, तो बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, एक्स।
तो क्या हो गया ये एक्सपायरेशन। तो हिंदी के वर्ड थोड़े से क्या है यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया, बाकी हम हिंदी ही चल रहे हैं, इंग्लिश की ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग घबराइए मत। देखिए तो आप लोगों ने एक्स कर दिया यानी सांस बाहर निकाल दी, और इन कर लिया यानी सांस अंदर ले ली, ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने जब सांस अंदर ली तो आप लोग समझिए इस चीज़ को, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब हम ओनली ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, पूरी वायु अंदर लेते हैं। क्या लेते हैं हम? पूरी की पूरी हवा को अंदर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, हवा में क्या क्या होता है? हवा में तो भाई N2 भी होता है, हवा में तो भाई O2 भी होता है, हवा में तो भाई CO2 भी होता है, और हवा में जलवाष्प भी होती है। तो इनका परसेंटेज आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद कैसे करना है वो सब आप लोग अब भी सीख जाएंगे, बस आप लोग इधर ध्यान दीजिए। अब देखिए हम लोगों ने सांस अंदर ली तो हम लोगों ने N2 भी ली, O2 भी ली, CO2 भी ली, जलवाष्प भी ली। अब सांस हम छोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, ये कि ये चीज़ें वापस बाहर छोड़ेंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे, N2 को बाहर निकालेंगे, O2 को बाहर निकालेंगे, CO2 को बाहर निकालेंगे, व जलवाष्प को बाहर निकालेंगे। तो देखिए आप लोग समझिए इस चीज़ को, जलवाष्प को आप एक बार भूल जाइए, जलवाष्प से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। 0.01% जो जलवाष्प है 0.001% यहाँ पे अंदर ली जाती है। तो आप लोगों को ओनली गैसेस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझना है, बताइए वातावरण में जो N2 है वो कितने % होती है? तो आप लोग बोलेंगे 78%। ऑक्सीजन कितने % होती है? 21%, और ये होती है 0.03%, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। ये आप लोगों को बचपन से पता है कि N2 वातावरण में 78% होती है, ऑक्सीजन कितने % होती है? 21%, CO2 कितनी होती है? इतनी होती है। यानी आप लोगों ने देखा, ये बचपन से याद करा हुआ है, आपने कुछ याद नहीं करा है। तो क्वेश्चन पूछे कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कितनी % N2 लेते हैं, कितनी % ऑक्सीजन लेते हैं, कितनी % CO2 लेते हैं, ये आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सभी को याद है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट करके आप लोग इसे लिखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मैं सीधी सी आप लोगों को पहले ट्रिक बता दूँ, याद करने की ट्रिक बता दूँ। देखिए यहाँ पे ये N है, ये O है, ये C है, N है, O है, C है। देखिए O क्या कर रहा है? ओके कर रहा है। C क्या है? C भी ओके ही कर रहा है, लेकिन N का साउंड क्या हो रहा है? नो नो, ना कर रहा है, यानी ना का साउंड कर रहा है। यानी यहाँ पे एक ट्रिक है कि N2 की % में कोई भी चेंज नहीं होता है, अभी आप सीखेंगे, थोड़ा रुकिए। लेकिन O2 व CO2 में 4% आप लोग अंतर कर दीजिए, यही इसकी ट्रिक है। क्या? N क्या साउंड दे रहा है? N न ना का साउंड दे रहा है, यानी आप लोगों को N2 में कोई चेंज नहीं करना है, जितनी यहाँ पे उतनी ही वहाँ पे लिखनी है। तो N2 में हम कितना लिखेंगे? 78% ही लिखेंगे। अब देखिए मैंने क्या बोला, O2 और CO2 में आप लोगों को 4% का अंतर करना है। तो देखिए O2 जब हम अंदर लेते हैं तो 21% है। अब सोचिए O2 अंदर ली तो O2 क्या करेगी? कोशिकाओं तक पहुँचेगी, तो वो कोशिकाएं उस O2 को अंदर की तरफ खींच लेगी, और वहाँ पे O2 क्या हो जाएगी? थोड़ी सी वहीं पे रह जाएगी। यानी O2 जो है जब हम वापस छोड़ते हैं तो कम छोड़ते हैं, O2 अंदर ही रह जाती है, यानी 4% O2 अंदर रह जाती है। इसका मतलब हमने लिया कितना था? 21% लिया था, तो बाहर कितना निकालेंगे? 21 में से 4 माइनस कर दो तो कितना बाहर निकालेंगे? 17%। तो यहाँ पे जो O2 हम छोड़ते हैं वो कितना % छोड़ते हैं? 17% छोड़ते हैं। अब देखिए CO2 कितना है? ये देखिए लगभग 0% ही मान लीजिए, 0.03% क्या होता है? लगभग 0। तो इसे हम लोगों ने क्या माना बच्चों? लगभग 0 मान लिया। तो देखिए CO2 क्या होता है? बाहर जब हम छोड़ते हैं तो जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में CO2 पड़ी रहती है, तो वो CO2 इन कोशिकाओं में जो थी वो बहुत ज़्यादा आ जाती है कोशिकाओं में, और वो CO2 बाहर आती है, यानी CO2 बहुत ज़्यादा बाहर आएगी। कितनी बार आएगी? 4% एक्स्ट्रा। तो थी कितनी? 0%। तो 4% मिला दो तो 0 और 4 कितना होता है? 0 और 4 होता है 4। यानी CO2 हम कितना % बाहर छोड़ते हैं? 4% छोड़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है, वो सिर्फ इसे ही अपना आंसर मानते हैं, जबकि एक्चुअल आंसर जो होता है वो ये होता है।
तो क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आप लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने यहाँ पे श्वास को अंदर ग्रहण किया, तो देखिए सांस को हम लोग अंदर खींचते हैं तो सांस में हम लोग पूरी वायु लेते हैं, स्पेशल हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। तो वायु के अंदर नाइट्रोजन भी है, O2 भी है, CO2 भी है। तो नाइट्रोजन हम लोगों ने अंदर ली, O2 भी ली, CO2 भी ली। अब बारी आती है श्वास को छोड़ने की। तो श्वास को हम लोगों ने छोड़ दिया। तो हम लोगों ने श्वास को छोड़ा तो क्या हुआ, श्वास को छोड़ने पे नाइट्रोजन हम लोगों ने जितनी ली उतनी हम लोगों ने बाहर छोड़ दी, यानी नाइट्रोजन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन O2 क्या होती है, 4% कम हो जाती है और CO2 जो है वो 4% बढ़ जाती है श्वास छोड़ते समय। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्वास लेते समय व छोड़ते समय कौन सा जो प्रतिशत है वो परिवर्तित नहीं होता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन ऐसे आएगा, इंस्पायरेशन यानी इन यानी अंदर। इंग्लिश की टर्म ही देखना, आप लोग हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे। इंस्पायरेशन व एक्सपायरेशन के समय परिवर्तित नहीं होता। इंस्पायरेशन व एक्सपायरेशन के समय परिवर्तित नहीं होता है। इसमें पहला ऑप्शन है O2, दूसरा है CO2, तीसरा है N2 एंड चौथा है कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आप लोग जानते हैं परिवर्तित नहीं होता है। तो कौन परिवर्तित नहीं होता है, जो नए का साउंड देता है। नए का साउंड कौन दे रहा है, ये रहा नए, यानी N2 जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। बाकी O2 व CO2 दोनों के दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आप लोगों के एग्जाम में ये आ सकता है। तो देखिए हम लोगों ने पहले क्वेश्चन की बात कर ली। अब हम चलते हैं कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। ये तो आप लोगों ने श्वास अंदर खींचा और ये आप लोगों ने श्वास बाहर की तरफ छोड़ दिया। तब हम लोगों ने प्रतिशत देखा, N2 जो है 78% ही रहता है, O2 चेंज होता है। सिर्फ आप लोगों को 4% याद करना ही नहीं है। N2 नो चेंज, N2 ना चेंज नहीं करना है। O2 और CO2 में 4% चेंज करना है। इसको 4 घटा दो, इसको 4 बढ़ा दो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए अब आप लोगों को लिखना है श्वसन के प्रकार। देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे, आप लोगों को डॉक्टर नहीं बनना है। आप लोगों को बायो उतनी ही पढ़नी है जितनी एग्जाम में पूछी जाती है। एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ने का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप 12th तक की बायो पढ़ते हैं तो सीरियसली बहुत ज़्यादा डीप है 12th तक की बायो। और आप लोगों के एग्ज़ाम में 12th तक की बायो नहीं आती है, 10th तक की बायो आती है। आप खुद बुक उठा के देख सकते हैं 9th और 10th की। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं श्वसन के प्रकार। तो देखिए श्वसन को हम 3 प्रकार से बांट देते हैं, यानी श्वसन के हम भाग कर देते हैं 3 भाग हम खुद करते हैं। तो एक श्वसन को हम लोग बोलते हैं बाह्य श्वसन, एक को हम बोलते हैं परिवहन। किसका परिवहन, गैसों का परिवहन। यानी हम लोग श्वसन को बांट रहे हैं ताकि शॉर्ट हो जाए, गैसों का परिवहन। और तीसरा जो श्वसन है वो होता है आंतरिक श्वसन। क्या होता है, आंतरिक श्वसन। तो देखिए आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने श्वसन को 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया है। पहला जो श्वसन है हम लोगों ने लिखा है बाह्य श्वसन, दूसरा हम लोगों ने लिखा है गैसों का परिवहन और तीसरा हम लोगों ने लिखा है आंतरिक श्वसन। तो देखिए बाह्य श्वसन का मतलब क्या होता है, तो देखिए बाह्य है तो आंतरिक होगा और बीच में क्या है, गैसों का परिवहन।
अब ये सब कुछ आप लोग सीख के आए हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने हेडिंग क्यों लिखवाई है, ये तीनों हेडिंग ये 10th क्लास की जो बुक है उसमें आप लोगों को एज इट इज़ मिल जाएगा। ये आप लोग कोई से भी NCERT की बुक देखेंगे तो ये लाइन आप लोगों को लिखी हुई दिखाई देगी बुक के अंदर, इसलिए मैंने आप लोगों को लिखवाया है क्योंकि NCERT की लाइनें ही उठ कर आती हैं। तो ये आप लोगों को स्टेप ध्यान होना चाहिए कि श्वसन को पढ़ते किस प्रकार से। बाकी हम पढ़ के आए हैं, बस नाम ध्यान रखने। देखिए बाह्य श्वसन क्या होता है, श्वास को अंदर ग्रहण करा, तो ये बाहरी तौर पे ग्रहण करा है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया तक थोड़ी पहुँचे हैं, यानी नाक से कुपिका तक वायु का पहुँचना क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन। ये देखिए बाहर ये हो रहा है बाहर, इसलिए इसे क्या बोल दिया, बाह्य श्वसन, कुछ नहीं है। तो फटाफट से डेफिनेशन लिखिए, नासा छिद्र से कुपिका तक, बस इतना सा लिखना, कुछ भी नहीं लिखना इसमें। नासा छिद्र से कुपिका तक, ये क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन। अब मैंने क्या बताया था, कुपिकाएं जो होती है वो खून के कांटेक्ट में रहती है, यानी रक्त नलिकाओं से जुड़ी हुई होती है, और कुपिका की जो ऑक्सीजन होती है, यानी कुपिका में भरी हुई जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ जाती है। देखिए ये कुपिका बना दी हम लोगों ने इस प्रकार से, ये कुपिका है, इस कुपिका में क्या थी, ऑक्सीजन थी, और बाहर क्या है, रक्त है, ये रक्त नलिकाएं है, ये खून बह रहा है नलिकाओं के अंदर, खून में क्या है, हीमोग्लोबिन है। तो ये जो ऑक्सीजन है विसरण विधि द्वारा, किसके द्वारा, ध्यान रखना ये NCERT में लाइन सीधी लिखी हुई, विसरण, कभी भी पूछा जा सकता है कौन सी क्रिया है, तो विसरण क्रिया द्वारा ये जो O2 है यहाँ से हटके इस नली में आ जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ इस प्रकार से जुड़ जाती है। ये देखिए जुड़ गई हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन क्या करती है, इन नलिकाओं की सहायता से रक्त में बहते हुए पूरे शरीर में घूमती है ऑक्सीजन। और मान लीजिए यहाँ पे कोशिका है, यहाँ पे कोशिका है, यहाँ पे कोशिका है, इस कोशिका को रक्त की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो घूमती हुई इस कोशिका में पहुँच जाती है। तो ये क्या हो रहा है, गैसों का परिवहन हो रहा है, यानी गैसें क्या कर रही है, बॉडी के अंदर परिवहन कर रही है, घूम रही है बॉडी के अंदर। तो समझ में आ गया, बस यही है गैसों का परिवहन। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग पहले डेफिनेशन लिखिए, गैसों का परिवहन होता क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, कुपिका से, अब कहाँ से पहुँचेंगे, कुपिका तक तो यहाँ आ गए, अब आगे कहाँ जाएंगे, कुपिका से कोशिका तक। तो क्या लिखेंगे, कुपिका से कोशिका तक, कुपिका से कोशिका तक ऑक्सीजन का पहुंचना क्या होता है, गैसों का परिवहन। ठीक है, तो देखिए ये जो कुपिका से कोशिका तक ये जो पहुंचा है मामला, ये पूरा का पूरा मामला क्या है, गैसों का परिवहन के अंदर आता है। और ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, विसरण की प्रक्रिया कहलाती है। इम्पोर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो गैसों का परिवहन होता है वो किस क्रिया द्वारा होता है, तो वो किससे होता है, विसरण द्वारा। यहाँ पे O2 थी जो यहाँ आई, यहाँ से O2 यहाँ आएगी, यहाँ से फिर CO2। देखिए परिवहन का मतलब ये नहीं है कि कुपिका से कोशिका तक ही है। अब कोशिका में क्या थी, CO2 भी तो थी, तो O2 आई और CO2 वापस जाएगी, तो CO2 जाएगी इस खून में, तो यहाँ पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन प्लस CO2 इस प्रकार से घूमते हुए जाएंगे, और फिर ये CO2 कहाँ जाएगी, कुपिका में जाएगी, और फिर ये जो CO2 है बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पे बाह्य श्वसन का मतलब नासा छिद्र से कुपिका तक था, तो ये था ऑक्सीजन के लिए। जब हम लोगों ने श्वास अंदर लिया, जब हम श्वास छोड़ते हैं तब क्या होता है, कुपिका से CO2 कहाँ जाएगी, नासा छिद्रों की सहायता से बाहर। तो ये भी क्या होता है, बाह्य श्वसन ही होता है। ठीक है, तो कुपिका से कोशिका तक ये जब श्वास अंदर लेते हैं तब की बात है, लेकिन जब श्वास छोड़ते हैं तब क्या होगा, तब होगा कोशिका से कुपिका तक, यानी गैसों का आदान प्रदान, ये गैसों का परिवहन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी याद मत रखना पर ये याद रख लेना, ये किसकी क्रिया द्वारा होता है, गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन विसरण द्वारा होता है, NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है।
अब हम बात करते हैं आंतरिक श्वसन की। सब कुछ पढ़ के आए हैं, बस आप लोगों को देखना है। हमारी ऑक्सीजन कहाँ पहुंची थी? कोशिका के अंदर। तो अभी हम लोगों ने डायग्राम बना के देखा था। ये क्या है? हमारी कोशिका है, और इस कोशिका में ये क्या है बच्चों? केंद्रक है, और यहाँ पे क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये जो ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुँच जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? यहाँ पे ग्लूकोज को स्टोर रखता है इस प्रकार से C6H12O6 इस प्रकार से। तो देखिए, पहले आप लोगों को मैं पूरा स्टेप बता दूँ, रुकिए अभी आप लोग देखिए। आंतरिक श्वसन में क्या होता है? जो हमारी ऑक्सीजन है वो आ रही है, और ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाती है? इस प्रकार से कोशिका के अंदर पहुँच जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही इस कोशिका के अंदर ऑक्सीजन प्रवेश करती है तो यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज होता है, यानी जो रोटी हम लोगों ने खाई है वो रोटी यहाँ पे होती है कोशिका के अंदर। ये हमारी रोटी का कोई अंश है, ये क्या है? ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इस ग्लूकोज से क्या होता है? यहाँ पे एक साइकिल चलता है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है, जैसे ही ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है, देखिए ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये ऑक्सीजन या नहीं ऑक्सीजन से ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। ऑक्सीजन क्या करती है? अगर प्रवेश करती है तो ऑक्सीजन यहाँ पे ना रुक के सीधी क्या कर जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है। तो ग्लाइकोलाइसिस का कोई मतलब नहीं होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन सीधी कहाँ पहुँचती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी ऑक्सीजन को किसने खींचा है? ये कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो देखिए हमारा जो ग्लूकोज था वो कहाँ था? ये समझिए आप पहले। हमारा ग्लूकोज कोशिका के कोशिका द्रव्य में है। ये क्या है? बाहर का पूरा कोशिका द्रव्य है। तो इसमें हमारा क्या है? ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस एक चक्र चलता है। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस कैसे याद रखोगे? ग्लूकोज को तोड़ता है कौन? तोड़ता है ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ पे क्या चलता है? ग्लाइकोलाइसिस चलता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? एक चक्र होता है। बायो में बहुत बड़ा स्टेप आता है इसका। तो आप लोगों को इनमें नहीं फंसना है, बस कैसे याद करने हैं वो आप लोगों को समझना है। ये जो ग्लूकोज है ग्लाइकोलाइसिस चक्र द्वारा बच्चों किसमें टूट जाता है? पाइरुविक अम्ल में। पाइरुविक अम्ल में, और 2 ATP दे देता है। ठीक है, तो देखिए पहले जब पटवार वगैरह का जब एग्ज़ाम होता था तो यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन आजकल कंपटीशन का जो लेवल है थोड़ा सा हाई हो गया है। तो इस बार वेरी इम्पोर्टेंट है, मुझे फीलिंग आ रही है कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन उठा के आप लोगों को दिखेगा बिल्कुल कि ये पायरुविक एसिड कहाँ बनता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। बड़ा आजकल डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, आप सभी लोग जानते हैं। जीके में भी पूरा डीपली घुस के पूछा जाता है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम आप लोग जानते हैं कौन ले रहा है। RPSC तो ले नहीं रहा पटवार का एग्ज़ाम। तो आप लोग समझ सकते हैं किस लेवल का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का होने वाला है। इसलिए जो तैयारी है 10th लेवल की तो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। NCERT की एक भी लाइन नहीं छूटनी चाहिए। तो मैंने कोई भी NCERT की लाइन नहीं छोड़ी है, जितना भी था सब कुछ कवर करवाया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कोशिका द्रव्य था, ये पूरा क्या है? कोशिका द्रव्य है। ठीक है, तो ये क्या था? ग्लूकोज था, यानी रोटी थी हमारी। आप सिंपल भाषा में रोटी समझिए, ये हमारी रोटी थी। इस रोटी को तोड़ना है तो ये रोटी क्या करेगी? ग्लाइकोलाइसिस चक्र चलाएगी। ये कोशिका क्या करेगी? ग्लाइकोलाइसिस चक्र चलाएगी। नाम है चक्र का। कोई भी साइकिल होता है, कोई भी चक्कर चलता है तो उसका कोई नाम होता है, वैसे एक नाम है, डरना नहीं है आप लोगों को। तो ये क्या था? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस चक्र द्वारा किस में तोड़ा गया? पाइरुविक अम्ल व ATP में तोड़ा गया। तो इम्पोर्टेंट है पाइरुविक अम्ल, ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे? PA। क्या ध्यान रखेंगे? PA होता है ना, PA, वो PA आप लोगों को ध्यान रखना है। P मतलब पाइरुविक, A मतलब अम्ल, पाइरुविक अम्ल। तो आप लोगों को PA ध्यान रखना है। इतना बड़ा नाम आप लोगों को डिफ़िकल्ट हो रहा होगा लेने में, तो आप PA ध्यान रखिए, ओनली PA। तो कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस PA, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस PA। और PA क्या बनाता है? PA कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। तो मतलब कितना ATP बनाएगा? 2 ATP। तो ग्लूकोज रोटी खाई उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ग्लूकोज बोल देते हैं। गैस है ग्लाइकोलाइसिस। तो बिल्कुल
डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा है। कौन सा चक्कर चल रहा है यहाँ पे? ग्लाइकोलाइसिस चक्र चल रहा है। गैस है, गए ग्लाइकोलाइसिस चक्कर चल रहा है। और देखिए 2 गए आ गए, तो 2 आप लोग नाम लिखिए। 2 नाम कौन से हैं? पीए। और 2 ही आप लोगों को क्या लिखना है? गणित वाला 2 लिखना है। तो 2 क्या बन गई? एटीपी। तो ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, गए कितने हो गए? 2। तो क्या हो गया यहाँ पे? पीए। और 2 ही क्या हो गई यहाँ पे? एटीपी हो गई। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पायरुविक अम्ल बना दिया। लेकिन बच्चों, जो श्वसन होता है, श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन का मतलब ये होता है C6H12O6 यानी रोटी यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ना और क्या देना? CO2 देना और पानी देना और ऊर्जा देना। ये होता है श्वसन का मतलब। श्वसन का जो मतलब है वो सांस लेना या छोड़ना नहीं होता है। श्वसन का मतलब ये होता है जो रोटी खाई है उस रोटी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ो और उससे CO2 निकालो, उससे पानी निकालो और उससे ऊर्जा निकालो। तो हमें ये सब चीज़ें निकालनी है, हमें पायरुविक एसिड नहीं निकालना है। तो भैया इस पायरुविक एसिड का इलाज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस पायरुविक एसिड का हम लोगों को इलाज करना पड़ेगा, यानी किस प्रकार से इस पायरुविक एसिड को तोड़ा जाए ये हमें अब सीखना है। क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या है? CO2 बाहर निकालना। हम ऑक्सीकरण या हम श्वसन में हम क्या करते हैं? O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। इतना तो आप सभी को पता है। तो भैया आप लोगों ने O2 तो ग्रहण कर ली, लेकिन आप लोगों ने अभी CO2 कहाँ बनाई है? आप लोगों ने तो पायरुविक अम्ल बनाया है और ATP बना दी है। यानी हमें CO2 बनाना है। तो CO2 कैसे बनेगी? इस पा को हमें तोड़ना पड़ेगा। जो पा है इसे हमें तोड़ना पड़ेगा। तो पा को कैसे तोड़ेंगे? तो देखिए, ये कोशिका द्रव्य में पा बना था हमारा, यहीं पे चल रहा है। ये कोशिका द्रव्य में काम क्या बना है? पा बना है। तो ये जो पा है ना, यानी ये पायरुविक एसिड है। ये पा बोलता है कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाऊंगा और ये पा कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलता है भाई तू मुझे तोड़ और CO2 बना, क्योंकि मुझे पा की हालत में नहीं रहना है। आप लोग जानते हैं पा कैसा था? तो पा की हालत बहुत ही ख़राब है। तो ये क्या चाहता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास दौड़ता हुआ जाता है, बोलता है भाई मुझे तोड़ दे और क्या कर दे? CO2 बना दे, मेरा H2O बना दे, पर मुझे इस पा की हालत में नहीं रहना है। बड़ी दयनीय स्थिति है। तो ये जो पा है भागता भागता कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। तो देखिए ये पा चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो मैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को, इस वाले को यहाँ खोल के यहाँ लिख दूँ तो आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं है? तो देखिए वहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए इस शेप को हम यहाँ लिख रहे हैं। ये हमारा क्या है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया है। मैंने इसको यहाँ लिखा है। देखिए दौड़ता हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन गया? पा गया। पा क्या है? पायरुविक एसिड। ये पा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। अब हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले से ऑक्सीजन पहुंचा रखी है। जो हम लोगों ने नाक से ऑक्सीजन ली थी और घूमती हुई ऑक्सीजन इस प्रकार से कोशिकाओं की सहायता से कोशिका में पहुंचती है और कोशिका में ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाके चुपचाप से बैठ जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन ऑलरेडी पड़ी हुई है और माइटोकॉन्ड्रिया में पा भी अब आ गया, यानी पायरुविक अम्ल भी आ गया। अब देखिए क्या होगा। ये जो पायरुविक अम्ल और ये जो ऑक्सीजन है आपस में क्या करते हैं? यहाँ पे क्रिया करते हैं। ठीक है, आपस में क्रिया करेंगे तो ये जो पा है ना ये टूट जाता है। किस में टूटेगा? ये पा टूटेगा बच्चों CO2 में टूटेगा। और ये पा किस में टूटेगा? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, पानी निकालना है, ATP निकालना है। तो चुपचाप से लिख दीजिए कि ये पा जो है वो किस में टूटा? ये CO2 में टूटा, पानी में टूटा और ATP में टूटा। यानी यहाँ पे इस पा ने क्या कर दिया? टूट के ATP दे दी, CO2 दे दी, H2O दे दिया। और ATP कितनी दी बच्चों? यहाँ पे 36 ATP दे दी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे पा ने 36 ATP दी है, जबकि वहाँ जब ग्लाइकोलाइसिस हुआ था तब हमें 2 ही ATP मिली थी। तो देखिए बच्चों इस चीज़ को समझना है कि जब पा माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? कौन सा कोशिकांग है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काम हो रहा है। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काम हो रहा है। ठीक है,
तो देखिए ये क्या है, मान लीजिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो घर है, घर के अंदर कोई एंट्री कर रहा है तो घर का जो हॉल होता है वहाँ पे मेहमान नवाजी हुई है, तो उस चीज़ के हम लोगों ने क्या बोल दिया, ग्लाइकोलाइसिस बोल दिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, मेहमान को अंदर रूम के अंदर बिठाते हैं और वहाँ पे मेहमान नवाजी होती है। यानी यहाँ पे अब हम कहाँ आ गए हैं, कोशिकांग में आ गए। ये पूरा क्या था, घर था, और घर के अंदर क्या था, ये हॉल था, यानी पूरा घर का जो चौक होता है वो था। वहाँ पे हम लोगों ने जो है मेहमान नवाजी करी है। उसके बाद में यहाँ पे मेहमान नवाजी, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका का कोशिकांग है वहाँ पे। तो आप लोग ऐसे समझिए इस चीज़ को। तो देखिए ये क्या था सॉरी, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पायरुविक जो एसिड है वो टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ATP में कितनी ATP है, 36। तो कैसे याद रखेंगे, 3 दूनी 6, क्या हो गया, 3 दूनी 6 ATP बन गई, यानी 36 ATP बन गई, 3 और 6 36 ATP बन गई। तो देखिए जैसे भाई इस चक्कर ये जो चक्कर चला था यहाँ पे कोशिका द्रव में जो चक्कर चला था, उस चक्कर को हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस नाम दिया था। तो भाई इसे भी नाम देना पड़ेगा, तो इसे नाम हम क्या दे देते हैं, क्रेब्स चक्र। क्या है ये बच्चों, क्रेब्स चक्कर है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि 9वीं 10वीं के लेवल तक क्रेब्स चक्कर नाम है NCERT में। आप लोग उठा के देख सकते हैं, क्रेब्स चक्र नाम लिखा हुआ है और इतना सा बताया हुआ है, और ये बताया हुआ है कितना ATP बनता है। तो देखिए हम लोगों ने 2 चक्कर चलाए, हम लोगों ने आंतरिक श्वसन जो पढ़ा है इसमें कितने चक्कर चलाए हैं, 2 चक्कर चलाए हैं। एक चक्कर था ग्लाइकोलाइसिस वाला और दूसरा चक्कर था क्रेब्स चक्कर वाला, ठीक है। तो देखिए अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे। तो देखिए चलो इधर ही समझ लेते हैं, मिटाते नहीं है अभी। तो हम लोग आंतरिक श्वसन को इधर लिख रहे हैं फिर से, आंतरिक श्वसन। चलिए आंतरिक श्वसन जो है इसमें बच्चों 2 चक्कर चलाए हम लोगों ने, ग्लाइकोलाइसिस। लिखने का तो मुझे पहले ही लिखना आ रहा था कि मैं पहले ग्लाइकोलाइसिस लिख दूँ फिर क्रेब, आप लोगों को समझ में नहीं आता। अब देखिए हम लिखेंगे ग्लाइकोलाइसिस, पहला चक्कर होता है, ठीक है, और दूसरा चक्कर कौन सा होता है, क्रेब्स। क्रेब्स, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस चक्कर कहाँ चलता है, ये चक्कर चलता है बच्चों कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। चलिए क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। बड़े चक्कर चल रहे हैं। चलिए ग्लाइकोलाइसिस से क्या बना था, पायरुविक एसिड पा बना था। क्या बना था, पा बना था। कितनी ATP बनी थी, 2 ATP बनी थी, ये शॉर्ट में लिख लो आप। माइटोकॉन्ड्रिया में जब चक्कर चला क्रेब्स तो क्या क्या बना था, ये जो पा है वो टूटा था, किस में टूटा था, CO2 में टूटा था, H2O में टूटा था और 36 ATP में टूटा था। बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, किसी भी हालत में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अब देखिए एक थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, उसे आप लोग समझिए थोड़ा सा। देखिए समझ में आ गया, ये तो क्रेब्स चक्र क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ये कोशिका द्रव्य में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य, पा तो ATP, पा टूटा, CO2 में, H2O में 36, इस चक्कर को क्रेब बोल दिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला था। अब देखिए कुल ATP कितनी बनी, जब श्वसन का पूरा हम लोगों ने ये ग्लाइकोलाइसिस वाला देख लिया, क्रेब्स चक्र वाला देख लिया, तो ATP पूरी टोटल कितनी बनी। तो देखिए 2 ATP तो यहाँ बनी और 36 ATP यहाँ बनी। इसका मतलब 36 और 2 38, पूरी की पूरी कितनी ATP मिलती है हमें, तो कुल जो ATP मिलती है ना वो मिलती है हमें 38 ATP। ये ध्यान रखना आप लोग, 38 ATP हम लोगों को मिलती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो देखिए समझ में आ गया आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, किस प्रकार से होता है, सब कुछ आप लोगों ने समझ लिया। तो देखिए
यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता था? मुझे इस बार लग रहा है क्वेश्चन यहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ तक बहुत से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका कभी भी नंबर नहीं आया है, तो इसका इस बार नंबर आ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आंतरिक श्वसन से। तो समझ गए आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पिक्चर बनती है, यानी कोशिका के अंदर जाके, कोशिका के अंदर हो रहा है या हमें थोड़ी दिख रहा है। नाक से लिया हम लोगों ने, वो तो हम लोगों ने बाह्य श्वसन में लिख दिया, क्योंकि हमें महसूस होता है, हमें दिखाई देता है। यहाँ पे क्या होता है, परिवहन होता है खून के अंदर ही, लेकिन ये आंतरिक श्वसन क्या होता है, कोशिका के अंदर जाकर होता है, जो हमें नहीं दिखाई देता, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, आंतरिक श्वसन बोल देते हैं। किस प्रकार से होता है, पहले कोशिका द्रव्य में होगा, पहले कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में होगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और किस प्रकार से होता है, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है वो इस पा में टूटता है, यानी ये गप्पे लड़ाते हैं, ग पा, बस ऐसे आप लोग ध्यान रखिए। गप्पा, ग मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटेगा, पायरुविक एसिड में। ऐसे भी पूछा जा सकता है क्रम से, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सही क्रम है और वहाँ लिखा हुआ होगा ग्लूकोज पहले CO2 फिर पायरुविक लिखा होगा, ग्लूकोज पायरुविक CO2, तो वो सही है, ग्लूकोज पायरुविक CO2। तो गप्पा ध्यान रखना, ग मतलब ग्लूकोज, यानी जो अपन ने खाना खाया है उसे हम ग्लूकोज बोल रहे हैं, हमारी रोटी वगैरह को हम ग्लूकोज बोल रहे हैं। ये जो हमारा खाना है वो है, यानी ग पा। तो पहले क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। ये आप लोगों को ध्यान दें, पायरुविक एसिड कहाँ बनता है, कोशिका द्रव्य में बनता है। यानी अभी हम मेहमान को सिर्फ और सिर्फ अपने घर के चौक में लेके आए हैं, फिर हम कमरे के अंदर लेके जाएंगे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाएंगे, और वहाँ देखिए CO2 36 ATP का हम लोगों ने निर्माण कर दिया। यानी आप लोग समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य इस प्रकार से होता है। तो शायद आप अगर आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अब हम 2 क्वेश्चन और लिख लेते हैं। देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए तो देखिए, अब हम लोग 2 क्वेश्चन और लिख लेते हैं। देखिए, जो वयस्क मनुष्य होता है उसकी जो श्वसन दर होती है वो लिखिए आप, श्वसन दर किसकी, वयस्क मनुष्य की, यानी एडल्ट की 12 से 15 प्रति मिनट। यानी हम लोग 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस ले लेते हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट डाटा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो वयस्क होता है, यानी एडल्ट जो है, यानी हम लोग जो हैं वो कितनी बार श्वास लेते हैं 1 मिनट में। तो हम 1 मिनट में ऐसे करके 12 से 15 बार सांस ले सकते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। मानव मस्तिष्क आप लोग जानते हैं, मानव मस्तिष्क यानी हमारा माथा, हमारी भाषा में हमारा माथा, माथे में ऐसा कौन सा एक पॉइंट है जो श्वसन को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मानव मस्तिष्क यानी हमारे माथे में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो श्वसन को नियंत्रित करता है। तो बच्चों ध्यान रखना, श्वसन नियंत्रण कौन करता है। बचपन में कभी नाम सुना होगा मेडुला ओब्लोगेटा, तो वो जो मेडुला ओब्लोगेटा है वो क्या करता है, मेडुला ओब्लोगेटा ये क्या करता है बच्चों, श्वसन को नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क में मेडुला ओब्लोगेटा होता है जो हमारी श्वसन को नियंत्रित करता है। अगर ये मेडुला ओब्लोगेटा बच्चों थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो हमारी जो श्वसन की जो क्रिया है, यानी श्वसन की जो दर है वो या तो हाई हो जाएगी, यानी हमें ज़ोर ज़ोर से सांस आने लगेगा, या अगर ये मेडुला ओब्लोगेटा है जो बिल्कुल कम काम करने लगे, यानी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमें जो श्वसन है बहुत ज़्यादा, यानी हमारी जो श्वसन की रेट है बहुत ज़्यादा है, बहुत कम हो जाएगी। यानी हमें पता नहीं लगेगा कि हमारी जो प्रति मिनट की दर है जो 12 से 15 के अलावा बहुत ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो ये जो मेडुला ओब्लोगेटा होता है ना, ये श्वसन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई
हमारे शरीर में ये जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क ही हर चीज़ को नियंत्रित करता है, चाहे श्वसन हो, चाहे उत्सर्जन हो, चाहे कोई सा भी हमारा सिस्टम हो, कोई सा भी तंत्र हो, मस्तिष्क के बिना कुछ भी काम नहीं होता है। यानी सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो मस्तिष्क में होता है। तो श्वसन को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे करके लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम छोटे से 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी जो श्वसन है वो पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आप लोगों को आंसर देना है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है एक्सपायरेशन में। अब एक्सपायरेशन का मतलब एक्स यानी छोड़ दिया, यानी श्वास छोड़ने की क्रिया। एक्सपायरेशन में CO2 का प्रतिशत होता है। एक्सपायरेशन में CO2 का प्रतिशत होता है। ए है 4%, बी है 16%, सी है 0.03% एंड डी है 1%। चलिए फटाफट से कमेंट करिए, उसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र में ATP बनती है। क्रेब्स चक्र में ATP बनती है। इसमें ए ऑप्शन है 38, बी ऑप्शन है 36, सी ऑप्शन है 32, डी ऑप्शन है 2। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस से बनता है। ग्लाइकोलाइसिस से बनता है। ए ऑप्शन है हमारा CO2, बी ऑप्शन है H2O, सी ऑप्शन है पायरुविक एसिड एंड डी ऑप्शन है कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए फटाफट से इनके आंसर कमेंट करिए। तो आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। देखिए हम आंसर टिक कर देते हैं। एक्सपायरेशन, एक्स का मतलब छोड़ दिया, यानी श्वास छोड़ने पे CO2 का परसेंट कितना होता है। तो श्वास छोड़ने पे CO2 का परसेंट में 4 का अंतर आता है। पहले जब हम लेते हैं तो 0.03% लेते हैं, तो 4 इंक्रीज कर दीजिए, तो 0 में 4 जोड़ोगे तो 0 और 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 4 ही रह जाता है। तो देखिए क्रेब्स चक्र में ATP बनती है। क्रेब्स चक्र में कितनी ATP बनती है? 3 दूनी 6, यानी 36 ATP बन जाती है। तो आप लोग यहाँ पे 36 को फटाफट टिक कर देंगे। ग्लाइकोलाइसिस से बनता है ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, 2 आ गए, यानी PA आएगा, 2 ATP आएंगे, तो PA यानी पा हमारा यहाँ पे बन जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने टेस्ट भी दे दिया। और ये जो क्वेश्चन है तीनों के तीनों ही प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जो है रक्त परिसंचरण तंत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग।